बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चैप्टर नंबर 12। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक, लेट मी टेक यू टू व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्चुअली इज। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लास यानी क्लास 10 में, इवन 8th स्टैंडर्ड में भी बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं मूविंग चार्जेस को, यानी अगर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि जब भी चार्जेस मूव करते हैं तो इनके इर्द गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो एक चार्ज जब एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है और उसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। और यही आपका जब चार्जेस मूव कर रहे हो आपके, तो जब उनके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे चार्ज पर क्या होता है अगर वो भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। सो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फिनोमेना को अच्छे तरीके से स्टडी करने की एक अदना सी कोशिश करेंगे। चलते हैं स्टूडेंट्स सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड पर। स्टूडेंट्स, फील्ड क्या होती है? व्हाट इज फील्ड? फील्ड एक स्पेस को कहा जाता है, एक रीजन को कहा जाता है। जैसे क्रिकेट फील्ड, वो एक रीजन है जिस जगह पे क्रिकेट खेली जा रही है। हॉकी फील्ड यानी एक ऐसा रीजन जहां हॉकी खेली जा रही हो। क्या आपने कभी देखा कि उस फील्ड से बाहर जाकर स्पेक्टेटर्स में हॉकी के प्लेयर्स गेम खेलना शुरू कर दें? तो आंसर होगा नेवर। यानी एक्चुअली हॉकी फील्ड में, उस फील्ड में हॉकी का ही जो रूल्स हैं उनका इतलाक होगा। बिल्कुल इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी एक ऐसा एरिया होता है जिधर किसी भी चीज की मैग्नेटिज्म का इतलाक हो सकता है, यानी वो अप्लाई हो सकती है। यानी उस फील्ड से बाहर उस मैग्नेट की मैग्नेटिज्म काम नहीं करेगी। बिफोर आई टेक यू टू द डेफिनेशन, आप लोगों ने अक्सर औकात देखा होगा कि ये देखें, ये जमीन है। अब अर्थ, इसके बारे में बहुत सारा ग्रेविटी के बारे में भी एक आप अच्छे तरीके से पीछे पढ़ कर आए हैं। इसके गिर्द भी एक स्पेस होती है और ये वो स्पेस है, वो रीजन है कि यहां कोई भी ऑब्जेक्ट रख लिया जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट, इसने इसी जमीन की तरफ ग्रेविटी की वजह से आ जाना है। यहां रख लें, इसने इसकी जगह पे ग्रेविटी की वजह से आ जाए। बिल्कुल इसी मेथड से जो हमारी मैग्नेट होती है, ये मैग्नेट है, फर्ज करें ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसके गिर्द भी एक फील्ड होती है, इसके गिर्द भी एक फील्ड होती है जहां इसकी मैग्नेटिज्म की फीलिंग किसी और चीज पर, किसी और मैग्नेट पर लग सकती है, जिनको ये अट्रैक्ट कर सकता है या जिन पे फोर्स अप्लाई कर सकता है, रिपेल कर सकता है, तो ये इतलाक इसका हो सकता है। यानी फर्ज करें मेरे पास अगर एक मैग्नेट और है, मैं इस मैग्नेट को यहां बाहर लेकर आ जाता हूं और इसकी फील्ड का दायरा कार जो है वो इसकी फील्ड से दूर ही निकलता है, तो ये ना तो उसको अट्रैक्ट करेगा ना उसको रिपेल करेगा, बिकॉज बोथ आर एट द पार डिस्टेंस सच दैट दे कैन नॉट अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। लेकिन फर्ज करें अगर कोई भी मैग्नेट एक ऐसी पोजीशन पे मौजूद हो कि जिसकी फील्ड इसकी फील्ड के अंदर जम हुई भी हो या उसका कुछ पार्ट जम हो, तो डेफिनेटली ये दोनों अपनी फील्ड का इतलाक करके एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे। इट कुड बी अट्रैक्टिव फोर्स, इट कुड बी अपोजिट फोर्स। ये हमारी सारी की सारी फील्ड होती है। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा? द मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन, यानी मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा रीजन है और स्पेस है सराउंडिंग अ मैग्नेट, जो कि मैग्नेट के सराउंड में मौजूद है, इन विच अ कंपास नीडल, आपने वो देखा होगा एक छोटी छोटी सी कंपास नीडल होती है जिनके ऊपर एक नॉर्थ और एक साउथ होता है। ये आपकी स्कूल लैब्स
ये कॉलेज लैब्स में मौजूद होती है। ठीक है, ये जैसे ही आप इनको किसी मैग्नेट के करीब लाएं तो इनकी अलाइनमेंट स्टार्ट हो जाती है। ये बताती है कि नॉर्थ पोल कहाँ है और साउथ पोल कहाँ है इस खास मैग्नेट का। ठीक है, अ स्मॉल मैग्नेट, कोई भी स्मॉल मैग्नेट ले लें, अनदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये ऐसा मटेरियल ले लें जो मैग्नेटिक हो सकता है, जैसे लोहा वगैरह। ये आपको इस बारे में बताएंगे। 3 टाइप होती है मटेरियल्स की, एक फेरोमैग्नेट होता है, एक पैरामैग्नेट होता है, एक डायमैग्नेट होता है। एंड अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, और एक ऐसा चार्ज जो मूव कर रहा हो। अभी डियर स्टूडेंट, शायद थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब भी कोई चार्ज मूव करता है उसकी गिर भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है। तो एक्चुअली मूविंग चार्ज से मतलब यही हुआ कि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, कैन एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फोर्स, उसका इसके साथ मैग्नेटिक एक्सपीरियंस हो जाए। यानी इस मैग्नेट का किसी भी मैग्नेट के साथ, इस मैग्नेट का किसी भी मूविंग चार्ज के साथ, किसी भी मैग्नेटिक कंपास नीडल के साथ जब अट्रैक्शन और रिपल्शन आती है, यानी फोर्सेस अप्लाई होती हैं, तो उसको कहते होते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड। उस एरिया को, उस सराउंडिंग रीजन को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, माइकल फेराडे हो गया, इसी तरह एम्पेयर हो गया, इन्होंने बहुत सारे लॉज मैग्नेटिज्म के हवाले से दिए थे। लेकिन एक्चुअली माइकल फेराडे, जिसको एक किस्म का आप समझ लें मैग्नेटिज्म का एक फादर भी कहा जाता है, उसने ये कहा था कि एक्चुअली होता यूं है कि जब एक मैग्नेट के गिर्द उसके अराउंड में एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, तो एक और मैग्नेट के गिर्द भी एक फील्ड होती है जो इसके करीब लाया जाता है। तो एक्चुअली इसकी जो फील्ड होती है और जो इसकी फील्ड होती है, ये दोनों फील्ड एक दूसरे के ऊपर एक इम्पैक्ट प्रोड्यूस करती है, रिपल्शन का या अट्रैक्शन का। तो एक्चुअली उनके लिहाज से ये सब कुछ था। बहरहाल एक बात याद रखें कि कोई भी मैग्नेट अगर आप ले लें, लेट्स से अगर आप एक बार मैग्नेट लेते हैं जिसका एक पोल हमारे पास नॉर्थ होता है और दूसरा पोल हमारे पास साउथ होता है, तो यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉर्थ से इमर्ज आउट होती हैं और आपकी साउथ में जाके इन होती है। यानी आउटसाइड ऐसा होता है कि फील्ड का जो इतलाक है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, यानी ये डायरेक्शन है इसकी। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट आपकी जो फील्ड है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। एक्चुअली फील्ड जहां आउटसाइड मूव करें, जिधर से दूसरी साइड पे मूव करें, जहां से मूव करेंगे वो नॉर्थ पोल कहलाएगा और जिस जगह पर जाएंगी वो हमारा साउथ पोल कहलाएगा। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट जहां से वो मूव करेंगी वो साउथ पोल कहलाएगा और जिस जगह पर वो जाएंगी नॉर्थ पोल कहलाएगा। याद रखिएगा, ये पोल्स कभी भी इंडिपेंडेंटली मौजूद नहीं होते। यानी ऐसा नहीं है कि आप ये कहें यहां से इसको काट दिया जाए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। आपके उस मैग्नेट में भी एक साइड जो हो जाएगी वो नॉर्थ पोल हो जाएगी और दूसरी साइड हमारे पास साउथ पोल हो जाएगी। ये हमेशा जॉइंटली आपके पास मौजूद होते हैं, नॉर्थ साउथ साउथ कभी भी इंडिपेंडेंटली मौजूद नहीं होते। आई होप आप इस बातों को समझ गए होंगे। तो क्या समरी हुई कि मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा रीजन, ऐसा स्पेस है अराउंड विच it experiences the magnetic field of another magnet and also moving charge में भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। और कोई भी अगर आपका मैग्नेटिक कंपास है या कोई भी फेरोमैग्नेट है तो उसके साथ जो उसकी अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है फोर्स, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। वंस यू गो आउट दैट पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड यू कैन नॉट हैव एनी टाइप ऑफ फोर्स with respect to that particular magnet. I hope आप समझ गए होंगे। Dear students, properties of magnetic field lines। अभी हमने जो एक मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फर्ज करें मेरे पास एक परमानेंट मैग्नेट है जिसका एक पोल हमारे पास नॉर्थ दिया हुआ है, दूसरा पोल हमारे पास साउथ दिया हुआ है। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, नॉर्थ से लाइन निकलेंगी और ये साउथ में इन होगी हमारे पास ऐसे। इसी तरह देखिए, ये यहां इन होंगी हमारे पास, यहां जाके इन होंगी, यहां जाके इन होंगी, ये हमारे पास है। और इन साइड जो है वो साउथ से नॉर्थ में इन होंगी। स्टूडेंट्स, ये जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस है दे आर वेक्टर क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड बाय बी।
इनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको इसका तफसील से पढ़ाऊंगा कि क्या यूनिट है, क्या सब कुछ है। वैसे मैंने लिख तो दिया है, लेकिन बहरहाल मैं फिर भी आपको तफसील से बताऊंगा। ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, दे नेवर क्रॉस ईच अदर। ऐसा नहीं होगा कि ये यहां से आई और यहां से गुजर गई। दे आर नॉट गोना क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। अगर ये क्रॉस कर रही होती तो इसका मतलब है ये किसी एक पॉइंट से मल्टीपल डायरेक्शन में निकल रही है। ये एक पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में निकल रही है। ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। इनकी जो डेंसिटी है वो इंडिकेट करती है कि इनकी कितनी स्ट्रेंथ है। डेंसिटी का मतलब देखिए, अगर आपके पास ये इस वक्त दो लाइनें, फर्ज करो अगर मैं और लाइनें ड्रॉ कर लूं तो ये मजीद डेंसर लाइनें हो जाएंगी। तो ये शो करेगी कि इस मैग्नेट की यहाँ बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड है, लाइंस है। यानी इसका मतलब है यहाँ अच्छा खासा मैग्नेटिक फील्ड का आपके पास एरिया मौजूद है। सो जितनी जितनी लाइन ज्यादा होंगी, दैट वुड शो यू द मोर मैग्नेटिक फील्ड इन दैट पर्टिकुलर रीजन। ऑलवेज हैव क्लोज लूप। इनके क्लोज लूप्स होते हैं, ये देखें क्लोज्ड लूप्स होते हैं हमारे पास। नॉर्थ से साउथ, आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ ट्रेवल करती हैं और इनसाइड साउथ से नॉर्थ ट्रेवल करती हैं। और जो सेम पोल होते हैं, जैसे फर्ज करें हमारे पास अगर एक मैग्नेट ये है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आप एक और मैग्नेट ले आए, यहाँ साउथ और यहाँ नॉर्थ होगा। दे आर नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। दे विल रिपेल ईच अदर। ये क्योंकि सेम पोल है, ठीक है। यहां से इमर्ज आउट हो रही है, यहां से भी इमर्ज आउट हो रही है फील्ड लाइंस। सो दे विल हैव कॉन्ट्राडिक्शंस। यानी ऐसा ही है जैसे फर्ज करें एक बंदा आपके पास आए, आप भी आए, दोनों एक दूसरे को पुश करें, तो आप एक्चुअली यू आर नॉट अट्रैक्टिंग ईच अदर, यू आर एक्चुअली रिपेलिंग ईच अदर। लेकिन अगर फर्ज करें यहां साउथ होता, यहां नॉर्थ होता, तो चूंकि फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जानी है, सो ये इसके पास भी एक फिजिबल रीजन हो जाता कि फील्ड लाइंस इसको चाहिए, और इसके लिए भी एक फिजिबिलिटी बन जाती कि इसके साथ ही मौजूद है साउथ। सो ये एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी बहुत सारी यूनिट्स हैं, जिनमें एक बड़ी मशहूर यूनिट है, बड़े मशहूर महान साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनका नाम था निकोला टेस्ला। उनके नाम से टेस्ला रखी गई थी, टी, जो कि इक्वल होती है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के। फर्दर इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी इसकी एक यूनिट है, और एक गॉस भी इसकी एक यूनिट है। खैर और भी एक मेरे माइंड में आ रही है, लेकिन बहरहाल ये 4 यूनिट्स फिलहाल मैंने लिख दी है। तो वैसे मशहूर टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर ली जाती है इसकी यूनिट। तो ये इसका एक छोटा सा आपके सामने तारुफ पेश किया प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे एक बड़े महान साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनका नाम था हेनरी ओयस्टर। हेनरी क्रिश्चियन ओयस्टर ने 1820 में ये बात की थी कि जब आपका किसी भी कोई भी रॉड ले लिया जाए जिसके अंदर से करंट को गुजार लें, यानी हम कोई भी करंट को गुजार लें, करंट को आई से ज़ाहिर किया जाता है, तो इनका कहना था कि किसी भी चीज जिसमें से करंट गुजर जाता है तो उसमें जो चार्जेस की मूवमेंट है उसकी वजह से परपेंडिकुलरली एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास सेटअप हो जाती है। यानी ये करंट हमारा यहाँ से गुजर रहा है, आप देखें, ये मैंने फर्ज करें किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, ये कनेक्ट किया। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, करंट यहां से यहां की तरफ जा रहा है, तो इसके इर्द गिर्द जो है, तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होनी शुरू हो जाएगी। यानी इस करंट के इस चार्जेस की जो मूवमेंट है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इसके गिर्द जो है ना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। आप एक काम कर सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द जो इसका रीजन है वहां कुछ मैग्नेटिक कंपासेस रख लें। मैग्नेटिक कंपासेस, आप जब उन मैग्नेटिक कंपासेस को रखेंगे तो आपको खुद फील होगा कि मैग्नेटिक कंपासेस यूं अलाइन हुए हैं उसके पीछे। यानी फर्ज करें ये है मेरे पास एक आयरन बार है जिसमें से मैंने करंट को क्या है पास करा दिया, और आप देखेंगे कि इसके यूं आपकी मैग्नेटिक फील्ड
हो जाएंगी। नहीं यकीन आता, आप एक कार्डबोर्ड में इसको फंसा कर यहाँ कुछ मैग्नेटिक कंपासेस रख लें, उनकी अलाइनमेंट बता रही होगी कि इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। आप एक और काम भी कर सकते हैं, कुछ आयरन फिलिंग्स ला सकते हैं, और वो भी जब इसके साथ अट्रैक्ट होंगे तो यू गोना सी दैट कि इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो चुकी है हमारे पास। अगर हम यही काम करें कि मैग्नेटिक करंट की जो डायरेक्शन है वो उल्टी कर दें, यानी करंट हमारा पॉजिटिव यहां से इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो जाए, यानी इस डायरेक्शन, आप इसी को देखेंगे कि यही मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हमारे पास उल्टी होनी शुरू होगी। पहले हमारी जो थी वो यूं जा रही थी, यानी फर्ज करें पहले अगर करंट नीचे से ऊपर जा रहा था तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही थी, लेकिन करंट यहीं से जब नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी जो है वो हमारे पास चेंज होना शुरू हो गया। तो उन्होंने एक्चुअली कहा था देयर इज अ ग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेटिज्म और करंट के बीच में बहुत बड़ा रिलेशनशिप है, यानी करंट एक्चुअली मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करने में एक बहुत बड़ा मुहर्रक है। सो एज सून एज यू स्विच ऑफ द करंट यू गोना सी दैट देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। आप जैसे ही मैग्नेटिक कंपासेस को देखेंगे कि दे विल गेट अलाइन देमसेल्फ इन अ विग्रस डायरेक्शन, किसी और डायरेक्शन में ये लाइन हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप फिर ऑन करते हैं करंट, आप देखते हैं कि इनके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड का सेटअप जो है वो मैग्नेटिक कंपासेस बताना शुरू कर देते हैं। इसको मेजर करने के लिए एक राइट हैंड रूल भी है। राइट हैंड रूल ये कहता है कि आप अपने हाथ को, राइट हैंड को यूं ग्रैब करें कि जिसमें आपकी राइट हैंड का जो थंब है वो आपकी करंट की डायरेक्शन को बताए। जैसे अगर फर्ज करें करंट यहां नीचे से ऊपर जा रहा है, सो यू हैव टू ग्रैब दिस वन इन दिस वे such that this thumb would indicate the direction of the current. So the curl of fingers from knuckle to fingertips will show the direction of magnetic field. यानी आप देखें करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन करंट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है आप उसको यूं ग्रैब करेंगे तो अब मैग्नेटिक फील्ड में नकल ये आ चुका है, ये इस नकल से फिंगर टिप पे जाना है, ये देखें अब मैग्नेटिक फील्ड यूं आ जाएगी। सो आप इजीली किसी भी चीज का करंट की डायरेक्शन से आराम से उसके गिर्द पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, राइट हैंड रूल क्या हुआ? इफ द वायर इज ग्रास्प्ड, अगर एक वायर को हम यूं बोझ ले इन द फिस्ट ऑफ राइट हैंड, अपनी राइट हैंड की मुट्ठी में, फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को, such that the thumb pointing in the direction of conventional current, conventional कहते हैं पॉजिटिव करंट, आपका जो थंब है वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को बता रहा हो, तो द कर्ल्ड फिंगर, जो आपकी कर्ल हुई हुई फिंगर्स हैं, they would indicate the direction of magnetic field. So if the current is in this way, so you have to grasp this way. So this is the direction of magnetic field. आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, कभी आप लोगों ने सोचा कि एक हमारे पास मैग्नेट का अगर नॉर्थ पोल लो और उसी किसी और मैग्नेट का साउथ पोल लो और उसके बीच में अगर हम कोई कॉइल रख ले और उस कॉइल में से करंट को हम पास करवा दें, ऐसा कर, तो ये कॉइल जो है रोटेट करनी क्यों शुरू हो जाती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ऐसा क्यों होता है कि एक कॉइल जिसको नॉर्थ और साउथ के बीच में रख दिया जाए उसमें रोटेशन क्रिएट हो जाती है, या किसी भी परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये ले किसी परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होती है, याद रखें, अगर हम कोई कंडक्टर प्लेस कर देते हैं कोई भी, और उसमें से करंट को भी गुजार लेते हैं, ये करंट आपका फ्लो करना शुरू हो गया। इस करंट में फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन क्यों प्रोड्यूस होती है? ऐसा क्यों होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जवाब मैं आपको एक एग्जांपल से देता हूं। बिफोर गोइंग टू द एग्जांपल, एक बात याद रखें, देखिए हम दो डायमेंशंस को ड्रॉ कर सकते हैं, एक एक्स
एक y, लेकिन z के लिए हम ड्रॉ करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, जो अप डाउन वाली होती है। अब मैं नेक्स्ट टाइम अगर मैं क्रॉस का जिक्र करूंगा, इसका मतलब है कि कोई भी चीज अगर करंट हो या मैग्नेटिक फील्ड, किसी के बारे में भी क्रॉस का जिक्र करूंगा, इसका मतलब है ये चीज आप से पेपर की तरफ जा रही है, यानी इसकी डायरेक्शन यूं होगी। तो अगर मैं डॉट का जिक्र करूंगा, ये इनटू द पेपर है, इनटू द पेपर, पेपर के अंदर की तरफ जा रही है, यानी ये यूं जा रही है। तो अगर मैं डॉट का जिक्र करूंगा तो ये आउट ऑफ द पेपर होगी, यानी आपकी बाहर आ रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड हो या व्हाटएवर। अगर मैं करंट का जिक्र करूं तो ऐसे होगा, ये आउट ऑफ पेपर आ रही है चीज। ये एक बात आपने याद रखनी है। डियर स्टूडेंट्स, जरा ये देखें और से, फर्ज करें मैं एक ऐसा सिस्टम जनरेट करता हूं जिसका ये पोल हमारे पास नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाती हैं, नॉर्थ से साउथ जाती है। ये नॉर्थ से साउथ जा रही है, नॉर्थ से साउथ जा रही है। अगर फर्ज करें मैं कोई भी कंडक्टर ऐसा इसके अंदर प्लेस कर दूं, यूं करके प्लेस कर दूं कि जिस, फर्ज करो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मुझे ये नजर आ रहा है, और उस पर क्रॉस ड्रॉ कर दूं। क्रॉस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो करंट जा रहा है वो यहां से वहां आ रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है, मतलब यूं है ये, और करंट ये जा रहा है इसके अंदर। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, यानी यूं जा रहा है करंट हमारा। तो ये क्रॉस के तौर पे मैंने शो कर दिया। ये कौन सा है, ये परमानेंट मैग्नेट है जिसका ये साउथ पोल है, और ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, परमानेंट मैग्नेट है, मतलब इसकी फील्ड्स में कोई रुकावट नहीं है। नॉर्थ से साउथ फील्ड लाइन जाती है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब आप जैसे ही किसी ऐसे कंडक्टर को यहां प्लेस करेंगे जिसका करंट आपसे उसकी तरफ जा रहा होगा, तो राइट हैंड के रूल के मुताबिक, ये राइट हैंड रूल है स्टूडेंट्स, ये देखिए, अगर मैं इसको ग्रास्प करूं, ये ग्रास्प करूं, तो आप देखें कि मैग्नेटिक लाइंस यूं जानी शुरू हो जाएंगी, यूं जानी शुरू हो जाएंगी, यानी ये है ना, मैग्नेटिक लाइंस यूं जाएंगी, यानी ये नीचे से ऊपर और यहां ऊपर से नीचे, यानी ये लेफ्ट साइड जो है, ये लेफ्ट साइड है स्टूडेंट्स, और ये राइट साइड है आपकी, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां जा रही है एक्चुअली, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, यहां से नीचे। अब जब मैग्नेटिक फील्ड यहां से ऊपर जाएंगी, उनको ये वाली मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो इनहेंस करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी ऊपर जा रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर जा रही है। ऐसा ही है जैसे एक खाड़ी है, अगर वो आपकी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है और आप भी पीछे से उसमें स्पीड अप्लाई करते हो 1 मीटर पर सेकंड, सो ऑब्वियसली उसकी इनहेंस हो जाएगी स्पीड हमारे पास। ऐसे ही है कि मैग्नेटिक लाइंस यहां जा रही है, ये मैग्नेटिक लाइंस भी यहां जा रही है, राइट हैंड रूल के एन मुताबिक, यूं यहां नीचे से ऊपर, यानी इधर से ऊपर, जबकि लेफ्ट राइट साइड पे ऊपर से नीचे, लेफ्ट साइड पे नीचे से ऊपर। सो ये क्या करेंगी, जो इधर से इधर जा रही होंगी इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाएंगी, और यहां आपकी ज्यादा फील्ड सेटअप हो जाएगा, जबकि इस साइड पर ये फील्ड जो नीचे जा रही है और ये जो नीचे से ऊपर जा रही है, क्योंकि बहुत सारी फील्ड लाइंस है, ये एक दूसरे को रिपेल, मतलब ये दूसरे को इनकाउंटर करेंगी इस जगह पर आकर। तो नतीजा क्या होगा, इस जगह पे फोर्स की मिकदार बढ़ जाएगी और यहाँ फोर्स जो है वीक हो जाएगी, या वीक फोर्स हो जाएगी, यहाँ की फोर्स वीक हो जाएगी हमारे पास, और यहाँ जो फोर्स हो जाएगी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। स्ट्रॉन्गर कर लें एज कंपेयर टू दैट वन, ये वीकर है एज कंपेयर टू दिस वन। अब फोर्स अगर यहां आपकी स्ट्रॉन्गर है इस जगह पर, तो वो एक फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन इस रॉड के अंदर प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि वहां वीक फोर्स है। मेरे ख्याल में समझ रहे होंगे बात को, यानी एक साइड पे फोर्स ज्यादा है, दूसरी साइड पे फोर्स कम है। एक गाड़ी उसको धक्का लगा रहे हैं आप, अब बैक से फ्रंट पे लगाने वाले जो है वो 200 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जो फ्रंट से बैक की तरफ लगा रहे हैं वो सिर्फ 50 न्यूटन की लगा रहे हैं। तो ये इट्स प्रीटी श्योर कि आपकी गाड़ी जो है वो बैक से फ्रंट की तरफ जाएगी, क्योंकि वहां 200 की फोर्स लग रही है, यानी 150 मोर देन ऑन द राइट साइड, सॉरी फ्रॉम फ्रंट टू द रेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस जगह पे फोर्स ज्यादा होगी
वो फोर्स आपकी फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन पैदा करेगी। इधर वीक फोर्स है क्योंकि यहाँ फील्ड इनकाउंटर होती जा रही है हमारे पास। सो ये है कि जब भी आप किसी रॉड को या किसी वायर को जो इसके अंदर करंट हो उसको किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सेटअप करते हैं तो एक फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन पैदा होती है। और ये फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बहुत सारे टॉपिक्स में इसी तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। तो ये इसका एक छोटा सा आपको एक समझाया था। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बात याद रखिएगा, ये फोर्स परपेंडिकुलर होती है इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके। ये बात आप याद रखिएगा क्योंकि पीछे मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं वो मुझसे ही क्वेश्चन कर रहे थे। तो वो एक बात और भी कर रहे थे कि जब ये आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई तो यहाँ नीचे से ऊपर जा रही है और ये तो ऑलरेडी नीचे से ऊपर जा रही है, यानी ये नॉर्थ से साउथ ऑलरेडी नीचे से ऊपर जा रही है, जबकि इस साइड पे राइट साइड पे ऊपर से नीचे जा रही है। तो ये इस साइड पे भी ये नीचे से ऊपर जा रही थी, तो ये एनकाउंटर होगी आपस में, ये नीचे से ऊपर, जबकि इसकी जो मैग्नेटिक लाइन है वो ऊपर से नीचे जा रही है। तो इस साइड पे फोर्स हमारे पास वीक होगी, इस साइड पे फोर्स स्ट्रांग होगी, एंड दैट वुड प्रोड्यूस अ फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ दिस रॉड, एंड यू गोना सी दैट दिस रॉड इज डिफ्लेक्टेड लाइक दैट। यानी ये जैसे ही आपने करंट लगाया एकदम डिफ्लेक्ट होकर इस साइड पे जाएगा और परपेंडिकुलर भी जाएगा। आई होप आप समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, आपने एक चीज समझी कि जब भी हम किसी ऐसे कंडक्टर पर जिस पर आप करंट अप्लाई करते हैं और उसको किसी यूनिफॉर्म परमानेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उसके अंदर फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन पैदा होती है। अब हम स्टूडेंट्स ये पढ़ने जा रहे हैं कि वो फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन कितनी ज्यादा होगी और उसको इनहैंस करना चाहें तो कौन कौन से फैक्टर उसमें आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक अदना सी कोशिश की, राइट, वैसे मैं हमेशा नैला ही रहा हूँ इसमें डायग्राम्स ड्रॉ करने में। ये देखिए, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, आई होप आप नजर आ रही होगी, इसकी लेंथ L है, ठीक है। ये आप इस कंडक्टर में अगर करंट को सेटअप कर लेते हैं, फर्ज करें करंट हमारा ये जा रहा है, ये करंट जा रहा है, बल्कि यूं करते हैं, ठहरे, ये एक्चुअली मैं आपको ये भी बताऊं, ये जो कंडक्टर है ये इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर, ये आप इसकी परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। या मैं एक दोबारा ड्रॉ करता हूँ उसको अच्छे तरीके से। ये देखें, ये एक मैग्नेट है हमारे पास, ये नॉर्थ है और ये साउथ है हमारे पास, ठीक है। और हम यूं करते हैं कि ये लाइन जा रही है, इसके अंदर से जा रही है, ये लाइन जा रही है, ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि मुझे लग रहा है वो 3D कुछ ज्यादा बेहतर नहीं बनी हुई। तो ये आप अगर इसके बीच में एक कोई भी रॉड प्लेस कर देते हैं, ये रॉड है और ये कंडक्टर है, और इसमें करंट सेटअप करते हैं, करंट यहां से जा रहा है, ये करंट ये जा रहा है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे आ रही है आपके पास, यानी करंट यहां से जा रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन पैदा होनी है, या तो ये रॉड जो है ये इधर बाहर आ जाएगा या ये रॉड अंदर की तरफ जाएगा, इसमें फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन पैदा होगी। वैसे इसको भी फाइंड करने का एक लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, जिसमें ये चीज आपकी जो होती है करंट को डिजायर करती है। जैसे ये देखें, ये करंट है, इसकी ये होनी चाहिए, ये जो होती है ये नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन डिजायर करती है, यानी इसकी डायरेक्शन नीचे होनी चाहिए, यानी यूं होना चाहिए, ये यहाँ है ये वाला करंट, जबकि नॉर्थ से साउथ के नीचे, जबकि थंब शो कर रहा है अंदर की तरफ, यानी एक्चुअली यहां से करंट जाएगा, जब इसको परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसमें फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन पेपर की तरफ पैदा होगा, यानी आप से अंदर की तरफ जाएगी, यानी मैं फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन है वो मैं क्रॉस लगा रहा हूं, ये फोर्स है हमारे पास जो पैदा हुई है इसके अंदर। अब इस फोर्स, जो ये फोर्स पैदा हुई है, जो फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन के, करंट आपका यहां जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड उसको कट करते हुए 90 डिग्री पे जा रही थी, याद रखें इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप भी 90 डिग्री का। तो फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन अंदर की तरफ जा रही थी, ये फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन कैसे बढ़ सकती है स्टूडेंट्स? ये जो फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। आप जितना ज्यादा करंट को बढ़ाएंगे उतनी फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन भी बढ़ती जाएगी, जितना करंट को कम करेंगे फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन भी कम होती जाएगी। वाई, रीजन क्या है? जब आप करंट को बढ़ाते हैं ना स्टूडेंट्स,
याद रखें, हम एक बड़ा अच्छा रूल था, वो था एम्पेयर सर्किटल लॉ था, वो अब आपकी 9th की बुक में आ गया, किसी दौर में वो सेकंड ईयर में होता था, शायद इस चैप्टर के आखिर में भी है, कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंडेंट होती है करंट पर, कि जितना करंट बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड जिस बार को आपने करंट दिया। सो जब आप इसको करंट देंगे तो इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो राइट हैंड रूल से मुहैया होती है, उनकी वैल्यू भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। वो यानी ये रॉड है ना, अगर ये जा रही है, अगर हम इसको ग्रैब करें तो वो इधर से इनहैंस हो रही है जबकि इधर से वीक हो रही है। रीजन, क्योंकि ये फोर्स ऊपर से नीचे आ रही है, नॉर्थ पोल ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये नीचे से ऊपर जा रही है, तो बैक इस साइड पर वीक हो रही है, जबकि इस साइड पर नॉर्थ साउथ को ये सपोर्ट कर रही है। तो इसलिए फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन यहां से यहां पैदा होता है। व्हाई? बिकॉज यहाँ फोर्स ज्यादा है, यहाँ फोर्स कम है। ये तो आप जितना करंट को सेटअप ज्यादा करेंगे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी, जो करंट की वजह से पैदा हुई थी। तो रीजन क्या हुआ, इसके अंदर फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगी हमारे पास, क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होने से ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगी परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड को। दूसरा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द रॉड के। जितना बड़ा रॉड होगा, एक्चुअली सारी गेम मैग्नेटिक फील्ड की है, जितना बड़ा रॉड होगा उसका एरिया बड़ा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का दायरा बड़ा हो जाएगा। पहले इतने से रॉड पे मैग्नेटिक फील्ड थी, अब इतने से रॉड पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है एक्चुअली। तो वही बात है, मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से एक साइड से सपोर्ट खत्म होगी, एक साइड से सपोर्ट इनहैंस होगी, तो फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगी हमारे पास। ये फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मैग्नेटिक फील्ड जो ये मैग्नेट था, इसकी बात कर रहा हूं। मुझे याद है कि एक हमारा स्कूल का साइंस एग्जीबिशन चल रहा था, तो हम मेरे इसी तरह इस फिनोमिना पे आप डीसी मोटर भी बना सकते हैं। तो डीसी मोटर मैंने बनाई, तो वो बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। तो मैंने क्या किया, एक कबाड़ से मैंने एक बड़ा ही अच्छा मैग्नेट उठा लाया, जिसका बहुत ही अच्छा नॉर्थ और साउथ पोल था। और यकीन करें, इतनी जबरदस्त मैग्नेटिक, इतनी जबरदस्त उसके अंदर रोटेशनल इफेक्ट पैदा हुआ कि बल्कि वो वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिकल उस टाइम का था, जब मैंने वो साइंस एग्जीबिशन किया था। सो आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, यानी अच्छा मैग्नेट लगाता है जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो मैग्नेटिक फील्ड की, तो फिर रीजन क्या होगी? देखें, इसने तो अपना करंट देके एक मैग्नेटिक फील्ड देनी है, लेकिन जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी ऐड अप होगी उसके अंदर, तो जिस जगह से वो अपोज कर रही है वहां से वो वीक होगी, जिधर से वो उसको सपोर्ट कर रही है वो इनहैंस होगी, तो फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगी। सारी गेम मैग्नेटिक फील्ड की है स्टूडेंट्स, तीनों में। और फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन जो होती है स्टूडेंट्स, वो साइन थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। याद रखना, साइन थीटा मैक्सिमम होता है 1 पर। 1 इसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है। आप लोगों ने मैथ्स में अगर पढ़ा है तो आपकी साइन थीटा जो है वो -1 से जो है वो +1 के बीच में होता है, और मैक्सिमम +1 पे होता है हमारे पास। तो +1 पे साइन वहां जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ 1 होता है 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री पे आपको सबसे ज्यादा जो है फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन मिलेगी। अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर लूं तो F प्रोपोर्शनैलिटी हो जाएगी ILB साइन थीटा की। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाता हूं, इक्वल का साइन लगता है और कांस्टेंट लगता है K, ILB साइन थीटा। आप लोगों को पता है कि K की वैल्यू 1 है, नहीं पता तो बता रहा हूं। इसमें अगर दोनों साइड की इक्वेशंस को बैलेंस करना चाहिए तो K को 1 लगाना पड़ता है, तब इनकी इक्वेशन बैलेंस होती है। ये जिसने ये रूल दिया था उसने इसी तरीके से किया। तो आप K की वैल्यू अगर 1 लगाते हैं, ILB साइन थीटा, तो हमारे पास फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हो जाता है ILB साइन थीटा। और अगर साइन 90 हो तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा ILB। ये मैक्सिमम फोर्स हमारे पास लग सकती है अगर आपके पास ILB कांस्टेंट हो तो, यानी और आप चाह रहे हो मैक्सिमम फोर्स लगे, सो यू नीड टू हैव 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल बिटवीन L एंड B। L कहते हैं ये लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये 90 डिग्री ही बन रहा है तकरीबन, ये तकरीबन नहीं, यकीनन 90 डिग्री होना चाहिए। सो आपको फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा मिलेगी।
डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फिजिक्स में एक चीज पढ़ी थी कि ए डॉट बी, दो वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा का क्रॉस प्रोडक्ट उनका होता है। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और यूनिट वेक्टर एन लगता है जो डायरेक्शन को शो करता है। तो इसमें दो क्वांटिटीज ऐसी हैं जो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। करंट कभी भी वेक्टर नहीं होता। वेक्टर की कुछ खासियतें आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, फिजिक्स के मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 में। उसमें करंट जो है ना वो उन पैरेललोग्राम के लॉ के मुताबिक नहीं चलता, तो इसलिए करंट जो है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बल्कि एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन एल जिसको लेंथ कहते हैं, जो कि डिस्प्लेसमेंट होती है एक्चुअली, या बी, ये वेक्टर क्वांटिटीज है। मैं यहाँ वेक्टर का साइन नहीं लगा रहा क्योंकि यहाँ तो आपको उसमें दिया हुआ है उसका ओपन किया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है सारे का सारा। सो आप देखें ए बी साइन थीटा और डायरेक्शन को ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं। तो आप इसको गौर से देखें, इसको फोर्स अगर डायरेक्शन में शो करें तो आई एल क्रॉस बी भी लिखा जा सकता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि एल क्रॉस बी होता है एल का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, इसके इक्वल होता है। और फिर अगर मैं इसको ओपन करूं तो आई एल बी साइन थीटा और मुझे डायरेक्शन भी साथ शो करनी पड़ेगी, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट मस्ट हैव अ डायरेक्शन। सो ये स्टूडेंट सारे का सारा आपके पास था। आई होप आप लोग लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से न सिर्फ समझे होंगे बल्कि एंजॉय भी किया होगा। कमेंट में आप लाजमी बताएंगे कि अगर आपको कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ आ रही वो लाजमी बताएं। अब हम चलते हैं इस फोर्स को, अगर आई एल बी को कांस्टेंट रखा जाए, आई एल बी ए की वैल्यू है, आपके पास इतना ही रॉड है, आपके पास यही मैग्नेट है और आपके पास करंट की वैल्यू भी एक ही जैसी है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो फोर्स किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी और फोर्स किस पॉइंट पर मिनिमम होगी? डियर स्टूडेंट्स, फोर्स का फॉर्मूला था आई एल बी साइन थीटा। अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लगा दूं, आई एल बी साइन 0, तो साइन 0 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है और 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 0 ही आएगा। इसका मतलब है आपकी नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाएगी। कब होगी? जब साइन 0 एंगल किस किस के बीच में? एल और बी के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्ज करो, और सुने, अगर मैग्नेट ऊपर से नीचे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और आप रॉड भी ऐसे रख लेते हैं जिसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे और करंट भी सेटअप यही हो जाता है। तो करंट की डायरेक्शन, चूंकि वो तो लेंथ की डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दे आर मेकिंग 0 डिग्री एंगल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मींस आपकी कोई फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन नहीं होगी। आप यहां रखें, आपकी किसी किस्म की फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन नहीं हुई, क्योंकि फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन हमारे पास आ गई है 0। बट अगर F इज इक्वल टू आई एल बी साइन 90 लगा लें, यानी थीटा आपके पास 90 डिग्री हो, तो आपकी जो फोर्स होगी वो आई एल बी मैक्सिमम फोर्स होगी। इससे ज्यादा फोर्स नहीं प्रोड्यूस हो सकती। साइन की वैल्यू 90 और 0 के अलावा जो मर्जी रख लें, जैसे 30 रख लें, तो आपकी क्या आएगी? 0.5 आती हो जाएगी फोर्स। हाफ फोर्स होगी 30 डिग्री पर, क्योंकि साइन 30 होता है 0.5 के हाफ। तो आपकी फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन 0-90 के बीच में किस जगह पर जो है ना वो मिड होती है, आधी होती है, वो 30 डिग्री पर होती है। 60 डिग्री लगाएं तो साइन 60 होता है 0.866 के। साइन 45 लगाएं 0.707, ये 70% फोर्स आई। मींस सबसे मिनिमम 0 पे और सबसे मैक्सिमम आपके पास क्या है? 90 पे होगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप इस बातों को समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसके लिए सबसे अच्छा अप्लाई होता है। इफ वी अरेंज आर थंब, अगर हम इस तरह अरेंज करें, ये हमारे पास फोर्स है F फोर्स, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है। करंट को I से जाहिर करते हैं, FBI, ठीक है, फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट, इसके बाद है फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट, क्योंकि आप तो इंटरमीडिएट में, तो ये इंटरमीडिएट FSC को कहते हैं। इफ वी अरेंज आवर थंब 4 फिंगर्स एंड मिडिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड, अगर हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखें, ये भी 90 का, ये भी 90, द 4 फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो 4 फिंगर्स है, इसको इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है, जबकि ये वाली मिडिल फिंगर जो है ये हमें करंट का बताती है। एंड दिस थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये हम यही लगाएं, देखिए मैंने अभी बताया था करंट यहां से यहां जा रहा है,
तो आपके करंट की डायरेक्शन तो यही है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड को नीचे होना चाहिए, ये मैग्नेटिक फील्ड को नीचे, क्योंकि नॉर्थ से साउथ, जबकि करंट कन्वेंशनल डायरेक्शन की पॉजिटिव से नेगेटिव। थंब क्या बता रहा है? नीचे की डायरेक्शन। तो इसका मतलब है इसको जो डिफ्लेक्शन लगेगी वो नीचे की तरफ लगेगी। लेकिन अगर हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें, ये ना डायरेक्शन यूं आ जाती है करंट की हमारे पास, ये अब डॉट मैंने लगाया, ये देखें मैग्नेटिक फील्ड तो ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट की डायरेक्शन आप देख रहे हैं यहां से यहां। थंब क्या बता रहा है? बाहर की तरफ। तो आपकी जो फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन होगी वो बाहर की तरफ है। तो ये है आपका फोर्स को डिस्कस करने का एक बेहतर तरीका। स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं अपने लेक्चर का खत्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर तक साथ रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।